साथियों, हम बात कर रहे हैं शोध अध्ययन के लिए शोध विषय का चयन कैसे करें। हाउ टू डिसाइड रिसर्च टॉपिक फॉर द रिसर्च स्टडी। और यह इस सब्जेक्ट पर दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने रिसर्च टॉपिक को डिसाइड करने के लिए दो सोर्सेस पर बात की थी। पहला था शिक्षक विद्यार्थी संवाद या कक्षा व्याख्यान और दूसरा था समसामयिक जानकारी। आइए अब देखते हैं और कौन से वो सोर्सेज होते हैं जहां से आप अपने रिसर्च के टॉपिक को डेवलप कर सकते हैं। तो तीसरा सोर्स है व्यक्तिगत अवलोकन, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। अवलोकन एक मानसिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या घटना को प्रत्यक्ष देखकर अपनी समझ का उपयोग कर उस व्यक्ति या घटना के विषय में मत, विचार या सुझाव का निर्माण करता है। इस तरह अवलोकन की प्रक्रिया तीन क्रियाओं का सम्मिश्रण होती है: प्रत्यक्ष दर्शन, सचेतनता और मस्तिष्कीय समझ। अवलोकन एक व्यक्तिगत गुण है और हर व्यक्ति की अवलोकन क्षमता अलग होती है। उच्च अवलोकन क्षमता जन्मजात भी हो सकती है और इसे प्रशिक्षण से भी प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कानून व्यवस्था में संलग्न पुलिस ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या खुफिया एजेंसी में काम करने वाले अधिकारी या कूटनीतिज्ञ, इन सभी को उच्च स्तरीय अवलोकन क्षमता के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति में भी उच्च स्तरीय अवलोकन क्षमता का गुण उसे एक सचेत नागरिक बनाता है। आइए एक सचेत नागरिक की ऑब्जर्वेशन हैबिट को इन उदाहरणों से समझते हैं। आप एक बगीचे में घूमने गए हैं। वहाँ कई सारे बच्चे खेल रहे हैं। घूमते हुए आप भी यह देख लेते हैं कि एक व्यक्ति अपना बैग जानबूझकर छोड़कर जा रहा है। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को कुछ संदिग्ध मानते हैं और उस संदिग्ध व्यक्ति के बारे में और बैग के बारे में पुलिस को सूचित कर देते हैं। दूसरा उदाहरण, आप किसी दुकानदार से सामान खरीदते हुए यह ऑब्जर्व कर लेते हैं कि वह किसी एक वस्तु जिसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है उसे अन्य सामान के साथ छुपाकर बेच रहा है। तीसरी, सब्जी खरीदते समय आप यह देख लेते हैं कि सब्जी वाले ने सब्जी को कम तौलने के लिए अपने तराजू को टेढ़ा पकड़ा हुआ है या अपने हाथ पर प्रेशर इस तरीके से बनाया है कि जो सब्जी वाला पलड़ा है वह भारी दिखे। यह उदाहरण बताते हैं कि अवलोकन हर व्यक्ति को महत्वपूर्ण रूप से एक सचेत नागरिक भी बनाता है और वो जिस प्रोफेशन में है या जो काम कर रहा है उसमें भी सक्रिय बना के रखता है। एक समझदार और जागरूक शोधार्थी अपने सामान्य अवलोकन से भी किसी शोध विषय या शोध समस्या का निर्माण कर सकता है। उदाहरण के लिए, आपके शहर में यातायात व्यवस्था से अगर आपको शिकायत होती है तो आप यातायात व्यवस्था पर रिसर्च स्टडी कर सकते हैं। या अगर आप देखते हैं कि आपके घर में या आसपास छोटे बच्चे मोबाइल और वीडियो गेम की बढ़ती लत के कारण अपने पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं, तो आप इस तरह के टॉपिक पर भी रिसर्च कर सकते हैं। आइए अगला सोर्स देखते हैं। साहित्य अध्ययन आधारित ज्ञान, लिटरेचर स्टडी बेस्ड नॉलेज। जब स्टूडेंट किसी साहित्य, पुस्तक, समाचार पत्र या रिसर्च को अपने सिलेबस के अंतर्गत भी पढ़ते हैं या अपनी रुचि के अनुसार पढ़ते हैं, तब उससे प्राप्त समझ और ज्ञान को अपने रिसर्च स्टडी का आधार बना सकते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करते समय सभी सदस्यों ने जिन विभिन्न विषयों पर चर्चा की, बहस की और उनके वक्तव्य जिस तरीके से लिखित रूप में हमारी अच्छी लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं, कोई भी स्टूडेंट उन संग्रहों को पढ़कर किसी निश्चित सदस्य की किसी निश्चित राजनीतिक विचारधारा पर रिसर्च स्टडी कर सकता है। अगला उदाहरण, मान लीजिए कि आपको उपन्यास पढ़ना पसंद है और आप प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ रहे हैं। यह उपन्यास पढ़ते हुए कोई भी स्टूडेंट अब उस समय की तत्कालीन स्थिति और समस्याओं पर शोध करता है और उन स्थितियों का आज की वर्तमान सामाजिक स्थिति से तुलना कर सकता है। अगला उदाहरण,
किसी मनोवैज्ञानिक के प्रायोगिक शोध पर आधारित पुस्तक को पढ़ते हुए रिसर्च स्कॉलर उन शोध परिणामों को किसी शासकीय कार्यालय के संबंध में अप्लाई कर सकता है। तो ये हुए कि आप जो अध्ययन करते हैं, चाहे वो अपने सिलेबस में संबंधित किसी पुस्तक में या अपनी रुचि के, वहां से भी रिसर्च टॉपिक को जनरेट किया जा सकता है या डेवलप किया जा सकता है। अगला सोर्स, पूर्व शोध कार्यों से प्रेरणा लेना, इंस्पिरेशन फ्रॉम अर्लियर रिसर्च वर्क्स। शोधार्थी उसके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पहले से किए गए शोध कार्य जो कि वहां की लाइब्रेरी में रखे हुए होते हैं, उनको पढ़कर भी अपने रिसर्च टॉपिक को डेवलप कर सकता है। किंतु यहाँ यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि स्टूडेंट जिसने की अभी करना है रिसर्च वर्क, वह पूर्व के शोध कार्यों की नकल ना करे, नहीं तो यह प्लेगरिज्म की श्रेणी में अकादमिक रूप से अनैतिक कार्य माना जाएगा। पूर्व के शोध कार्य कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एकेडमिक राइटिंग और रिसर्च वर्क की जो प्रकृति होती है, जो ट्रेंड होता है, उसको समझने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आइए इस सोर्सेस के भी कुछ उदाहरण देखते हैं। पूर्व छात्र के द्वारा उसके शहर में स्वच्छ भारत अभियान पर एक केस स्टडी की गई। अब कोई स्टूडेंट इस शोध कार्य से प्रेरणा लेकर अपने शहर में भी स्वच्छ भारत अभियान में कार्यरत कर्मचारियों पर सर्वेक्षण कर सकता है या उनकी कार्य स्थितियों का अध्ययन कर सकता है। क्या वह किन्हीं 2 शहरों में स्वच्छ भारत अभियान के निष्पादन पर तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है। दूसरा उदाहरण, किसी पूर्व छात्र के द्वारा नवीन कृषि बिल और सब्सिडी प्रावधान पर शोध किया गया। अब कोई शोधार्थी इससे प्रेरणा लेकर कृषि अधिनियम के लागू होने पर शहर या संभाग में कृषि मंडी में आए प्रशासनिक और प्रबंधकीय परिवर्तनों पर अध्ययन कर सकता है। पूर्व में किए गए शोध कार्यों की पुनरावृत्ति तभी की जा सकती है जब यह ज्ञात हो कि इस शोध विषय पर नवीन और महत्वपूर्ण जानकारी मिलना संभव है, या फिर पूर्व शोध कार्य में अध्ययन प्रविधि यानी रिसर्च मैथोडोलॉजी में कुछ कमी दिख रही हो या संदेह दिख रहा हो और इसके पर्याप्त प्रमाण भी मिल रहे हो, या फिर पूर्व कार्य में किसी उप विषय या बिंदु पर नवीन संशोधन हो चुका हो और अब पुनः संशोधन के उपरांत रिसर्च स्टडी करना उचित प्रतीत हो रहा हो। आइए अगले सोर्स को देखते हैं और वो है ऐतिहासिक ज्ञान से प्रेरणा, इंस्पिरेशन फ्रॉम हिस्टोरिकल नॉलेज। ऐसे विद्यार्थी जो पारंपरिक और ऐतिहासिक ज्ञान में रुचि रखते हैं और उनसे प्रेरित होते हैं, वे इन ज्ञान के आधार पर किसी नवीन शोध कार्य को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए, प्राचीन समय में गृह निर्माण की प्रकृति अनुकूल अवधारणा को आधुनिक जीवन शैली में किस तरह और कितने बजट में बनाया जाता है, इस पर शोध करना। अगले सोर्स को देखें, किसी विशिष्ट विषय से जुड़ाव होना, अटैचमेंट विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जब कोई स्टूडेंट या रिसर्च स्कॉलर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से अपना जुड़ाव पहले से ही अनुभव करता है और उसी विषय पर गहन अध्ययन करना या उस विषय से संबंधित किसी समस्या पर अध्ययन आधारित सुझाव देना चाहता है, तब वह शोध समस्या या शोध विषय को जन्म अपने अनुरूप या अपनी रुचि के अनुरूप दे सकता है। इसके उदाहरण देखते हैं। कोई विद्यार्थी जो स्वयं पुलिस परिवार से है, वह पुलिस कर्मचारियों या अधिकारियों की 24 घंटे की ड्यूटी से उनमें होने वाली शारीरिक समस्याओं या उनके निजी जीवन में आने वाली समस्याओं पर अध्ययन कर सकता है और संभावित समाधानों को भी अपने शोध के आधार पर सुझाव दे सकता है। या फिर कोई विद्यार्थी जो एक गैर सरकारी संगठन से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण का कार्य कर रहा है, वह सरकार की पर्यावरण नीति के क्रियान्वयन पर अध्ययन कर सकता है, क्रियान्वयन में आने वाली चुनौती पर काम कर सकता है, या वह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल संस्था पर केस स्टडी कर सकता है आदि। आइए अब एक और महत्वपूर्ण सोर्स को देखते हैं और वो है भविष्य में संभावित व्यवसाय या नौकरी, प्रोबेबल बिजनेस और सर्विस इन फ्यूचर। ये वो इम्पोर्टेंट सोर्स है जिसे अधिकतर
स्टूडेंट और रिसर्च स्कॉलर स्किप कर देते हैं। यह किसी भी विद्यार्थी के लिए सबसे सरल शोध अध्ययन का स्रोत हो सकता है। विद्यार्थी जिस व्यवसाय या नौकरी की तैयारी कर रहा हो या जिस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, उसी से संबंधित रिसर्च स्टडी कर सकता है। इससे एक पंथ दो काज हो जाते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी पुलिस सेवा में जाना चाहता है तो वह पुलिस प्रशासन या पुलिस व्यवस्था से संबंधित किसी भी ऐसे विषय को चुन सकता है जिस पर काम कम हुआ है, जैसे पुलिस थाना प्रबंधन या फिर यातायात प्रबंधन में नागरिकों की भूमिका या फिर साइबर अपराध की रोकथाम के उपाय या फिर सामुदायिक पुलिसिंग आदि विषयों पर रिसर्च कर सकता है। या फिर यदि कोई विद्यार्थी बैंकिंग सेवा में जाना चाहता है तब वह प्राइवेट बैंक और नेशनल बैंक में जो डिफरेंसेस है उनकी कार्य संस्कृति को लेकर उसका कंपैरेटिव स्टडी कर सकता है। या फिर वह ई बैंकिंग से होने वाले लाभ और हानि का विश्लेषण कर सकता है। या फिर वह भारतीयों में बचत की प्रवृत्ति का अध्ययन कर सकता है। या फिर वह म्यूचुअल फंड में निवेश में रखने वाली सावधानियों पर काम कर सकता है। या फिर वह म्यूचुअल फंड को उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं पर स्टडी कर सकता है। या फिर वह शेयर मार्केट का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और कई सारे राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों का शेयर मार्केट पर प्रभाव, इन विषयों पर अध्ययन कर सकता है। तो साथियों, हमने इतने सारे सोर्सेज देखे हैं और इन पर जब मैंने ये बात की है तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको कोई बहुत ही व्यवस्थित और अच्छा और प्रासंगिक शोध विषय चुनना है तो कोई भी एक सोर्स नहीं हो सकता। आपके शोध का विषय एक से ज्यादा सोर्सेज से अगर प्रभावित होता है, इंस्पायर होता है, वो तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट होता है। इसे आप एक थंब रूल की तरह भी मान सकते हैं। क्या है वो थंब रूल? शोध विषय के ये सभी सोर्सेज और जो मैंने उदाहरण भी बताए हैं उनके आधार पर हम यह मान सकते हैं कि प्रत्येक शोध विषय किसी एक सोर्स से नहीं अपितु एक से अधिक सोर्सेज से प्रेरित होता है। एक से अधिकतम सोर्सेज से प्रेरित शोध विषय अधिकतम प्रासंगिक होता है और स्पष्ट होता है। Each and every research subject is inspired by not only one but more than one sources. Research subject inspired by maximum sources is more relevant and more clear in its maximum. इन सभी सोर्सेज को समझने के लिए एक सरल सा चित्र बनाया है जो फ्लो चार्ट के रूप में है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये सारे सोर्सेज एक दूसरे को इंटरलेट भी कर रहे हैं। तो आशा है इस वीडियो लेक्चर में आपने एक सही शोध विषय को चुनने के कुछ सोर्सेज को, और मुझे लगता है शायद मैंने लगभग सभी सोर्सेज पर बात कर ली है। अगर कोई सोर्स आपकी नॉलेज में हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।